हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मैथ पेडागोजी यानी गणित शिक्षा शास्त्र के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे पूरा बेसिक से। यानी प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। ध्यान से लाइव पूरा देखिए वीडियो को, एक भी शब्द मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस तरीके से आप हल करना सीख जाइएगा ना, तो गणित शिक्षा शास्त्र में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आराम से आप हल कर पाएंगे। ध्यान से समझिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो को। हम आपको बता दें कि 16 दिसंबर 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार सभी प्रश्नों को हल करेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कैसे आप हल कर पाएंगे और कितने नंबर आराम से आप पा सकते हैं। टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो सीटेट पेपर 1 में गणित में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 प्रश्न आपके जो हल करने वाले होते हैं वो होते हैं, तो वो हमने हल करा दिया। लेकिन 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र से संबंधित पूछे जाते हैं, जो 46 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, आपका 60 तक जाएगा। इसके बाद आपका ईवीएस स्टार्ट हो जाएगा। ईवीएस के बारे में तो पूरा पेडागोजी वगैरह सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। और मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। बहुत डिमांड था कि सर मैथ में बहुत दिक्कत होता है, पेडागोजी पढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए। कुछ है ही नहीं, देखिए आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ध्यान से समझिए। पसंद आएगा तो लाइक बटन दबाइएगा और अन्य बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक दबाइएगा, दोबारा मत आइएगा। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले इन्होंने प्रश्न में पूछा है वर्ग और आयत में। वर्ग कैसा होता है बाबू, तो वर्ग ऐसा होता है, ये जानते हैं आप। आयत कैसा होता है, ऐसा होता है। इस तरीके से हमने क्यों बनाया है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है और इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। वो कुछ ना कुछ इसमें भिन्नताएं होती हैं, तो ये विशेषता है, एक तरह का क्या विशेषता है। हमने बताया कि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला बराबर, इधर वाला और इधर ये बराबर है। और इसमें हमने क्या दिखाया, ये सब बराबर है। तो इसको हम लोग वर्ग कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आयत कहते हैं। क्लियर है, बेसिक चीज़ें हैं, इतना समझते हैं। आगे इन्होंने पूछा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। कहता है कि नहीं, ये वर्ग आयत जो है ये अलग अलग नहीं है, एक ही श्रेणी में निर्धारित कर देता है। वैन हीले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पे है। तो वैन हीले के अनुसार देखा जाए तो छात्र किस स्तर पे है, ये आपको बताना है। तो आपको ये जानना चाहिए पहले कि वैन हील या हीले, जो भी नाम है इनका, तो वैन हीले का जो सिद्धांत है वो किस पर है, तो ज्यामितीय तर्क हो, ज्यामितीय चिंतन हो, इसी पे है। यानी ज्यामितीय शब्द उसमें लगा हुआ रहेगा, उसी पे ये आधारित है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस पे आधारित होता है। वैन हीले का जो सिद्धांत होता है किस पे आधारित होता है बाबू, ज्यामितीय चिंतन पे। पहला प्रश्न बन गया यहाँ पे। दूसरा प्रश्न, इन्होंने जो सिद्धांत जो दिया है वो कितने चरण में है, तो याद रखिएगा टोटल जो देखा जाए ना, तो इनका टोटल जो चरण है वो टोटल 5 हैं। लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया है ना 0 से, तो स्तर जो हो जाते हैं वो 4 हो जाते हैं। तो 0 हो गया 1, फिर इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। आप काउंट कीजिए, 4 आ गया ना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। वो टोटल 5 इनके चरण हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं। कितने से स्टार्ट करते हैं कि जब भी क्रमिंग होगा ना, कि 0 से स्टार्ट होता है। और 0 में सबसे पहले क्या आता है ना, कि सबसे पहले दृश्य। जैसे में कोई भी चीज़ें हम क्या करते हैं, अगर बांटना हो तो क्या करते हैं हम लोग, बांटना होता है तो सबसे पहले देखते हैं किसी चीज़ों को। तो छोटा बच्चा क्या करता है ना, सभी चीज़ों को देखता है, देखने के बाद उसको बांटता है कि नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस तरह का बांटता है। इसी पे आधारित उन्होंने अपना पूरा ज्यामितीय चिंतन उन्होंने बताया कि बच्चा ऐसे सीखता है। इसी के बारे में बताया उन्होंने, ज्यामितीय चिंतन इसी के बारे में बताया। क्लियरली समझ गए इतना। अब प्रश्न पे आते हैं, मतलब ये थोड़ा सा बेसिक हमने इसलिए समझा दिया, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल है, इसका नंबर हम नहीं लेते हैं, हम काट देते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन बचा, 14 में देखते हैं कितना मार्क्स आता है। फिलहाल इसका काट देते हैं, लेकिन आपको हल भी करना, हम चाहते हैं कि आपको 30 में 30 आए, इसलिए इसको समझा रहे हैं। ज्यामितीय चिंतन समझ में आ गया, किसका है, वैन हीले का है। और इन्होंने कितना दिया है, तो 5 दिया है। जो स्तर स्टार्ट होता है 0 से, 0 फिर 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि ये वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। ये वर्ग हो गया
और ये आयत हो गया, इसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, यानी जाहिर सी बात है इसके विशेषता वो नहीं देख पा रहा है। तो विशेषता जो इनका होगा वो कब आएगा ये हम बताएंगे। अभी फिलहाल ये बता दें आपको कि ये अंतर नहीं कर पा रहा है, जाहिर सी बात है वो देख के ही बता रहा है कि ये दोनों एक ही श्रेणी में है, वर्ग और आयत दोनों एक ही श्रेणी में है, जाहिर सी बात देख के बता रहा है। इसका नाम इन्होंने रखा है दृश्यकरण स्तर। क्या नाम रखा है? दृश्यकरण स्तर। दृश्यकरण स्तर अंग्रेजी में याद रखिएगा विजुअलाइजेशन होगा, ये रहा आपका विजुअलाइजेशन। पहला स्तर इनका यही है, लेवल 0। लेवल 0 विजुअलाइजेशन। यहाँ पे कुछ बच्चा नहीं जानता, केवल देख के ही छटनी कर देता है। तो प्रश्न भी वही पूछ रहा है कि वर्ग और आयत को अंतर नहीं कर पा रहा। क्या नहीं कर पा रहा? अंतर नहीं कर पा रहा, दोनों के एक ही श्रेणी में रखता है। इसका मतलब क्या है कि वो किस स्तर पे है? दृश्यकरण या विजुअलाइजेशन स्तर पे है। अगर वो अंतर कर पाता, जाहिर सी बात है वो अंतर कर पाता, यानी वो विशेषता देख पाता। क्या कर पाता? विशेषता देख पाता कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो ये किस स्तर पे हो जाता है? तो विश्लेषण स्तर पे हो जाता है। किस स्तर पे हो जाता है? विश्लेषण स्तर। विश्लेषण स्तर जो होता है ये आपका स्तर 1 पे होता है, लेकिन क्रम संख्या देखा जाए तो 2 पे आ जाएगा। क्रम संख्या क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो पहले आपका जो इन्होंने लिखा है विजुअलाइजेशन वो हो जाएगा, इसके बाद विश्लेषण हो जाएगा। तो विश्लेषण स्तर पे ये आ जाएगा अगर वो अंतर कर पाता तो। इसके बाद विश्लेषण करने के बाद कौन सा आता है? विश्लेषण करने के बाद आता है संबंध। संबंध आता है, वैसे नाम देखा जाए तो बहुत सारे हैं। संबंध को अनौपचारिक कहते हैं। औपचारिक अनौपचारिक जानते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक को इनफॉर्मल हो जाता है। तो ये अनौपचारिक कहिए, संबंध कहिए, तो ये जब भी बात होगा संबंध का अनौपचारिक, यानी जब संबंध देख पाएगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल हो सकता है कि मान लीजिए कोई 2 चतुर्भुज हैं, मान लीजिए समद्विबाही चतुर्भुज है या किसी और से दोनों को आयत या आयत से संबंधित जो भी चतुर्भुज है दोनों को एक साथ संबंध जोड़ रहा है, तो समझिए किससे संबंधित है? इसी से संबंधित है, यानी वो कौन सा चला जाएगा कि 0 हो गया, 1 हो गया, ये तो ये 2 नंबर पे चला जाएगा। कन्फ्यूजन यही है, 0 से स्टार्ट होता है तो हम 3 नंबर इसको बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आई बात समझ में? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यही कन्फ्यूजन होता है, 0 1 2। तो ये हो गया टोटल 3, 2 और बच गए। तो चौथा जो होता है वो होता है स्वयं सिद्ध। क्या होता है? सिद्ध कर देना। अब इसके बाद क्या हुआ कि संबंध जोड़ा, संबंध जोड़ने के बाद स्वयं सिद्ध नाम से आता है वो। वैसे इसका दूसरा नाम ये भी होता है अभिगृहीतीय स्तर, या इसको कहते हैं अमूर्त। औपचारिक कहते हैं या अमूर्त कहते हैं, उसको कहेंगे आपका मूर्त। क्लियर हो गया? उसको क्या कहेंगे? मूर्त कहेंगे। तो ये हो गया चौथा। तो ये इस पर क्या हो जाए? 3 हो जाएगा, लेकिन ऐसे काउंटिंग कीजिएगा कि 4 आ जाएगा। तो 3 नंबर पे हो गया आपका क्या कि आपका मूर्त हो जाए, ठोस हो जाए, या ये हो जाए। और इसका अंग्रेजी में देखिएगा तो ये नाम है, ठीक है। चाहे इसके साथ लग जाएगा आपका डिडक्शन के साथ लग जाएगा फॉर्मल डिडक्शन लेवल हो जाएगा। इसमें क्या होता है? स्वयं सिद्ध करता है। उसके बाद लास्ट में दृढ़ता आ जाता है, जिसमें प्रयोग वगैरह करता है, जिससे क्वेश्चन शायद ही कभी पूछा जाता है। अंतिम कौन सा है ये पूछा जाता है कि दृढ़ता अंतिम है। क्लियर हो गया? इतने ही बेसिक रूप से जानना आपको जरूरी है। और भी कभी क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खत्म हुआ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का हल हम खोजने की कोशिश करेंगे, आराम से खोजेंगे, ठीक है। ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, आराम से हल कर पाएंगे। इसके बाद जब भी प्रश्न आएगा तो ये गलत नहीं होगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए कैसे। निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? कोई भी चीज़ पूछे, मान लीजिए कोई भी चीज़ सिखाने के लिए पूछे, तो याद रखिएगा जो भी चिन्ह होगा वो लास्ट में आता है। जो भी चिन्ह होगा वो लास्ट में आएगा। इससे ऊपर क्या आएगा? कोई चित्र बनाना या उसे चित्र दिखाना, उससे संबंधित क्या करना? चित्र दिखाना। उसके बाद क्या आएगा? चिन्ह बनाना। ये क्लियर समझिएगा, पहले चित्र उसके बाद चिन्ह, यानी जो भी उसका जैसे 1/2 सिखाना है को पहले ब्लैक बोर्ड या सैमपैड पे उसको जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ चित्र के अनुसार दर्शा दिए हम। उसके बाद क्या किए हम? उसको लास्ट में चिन्ह बता दिए कि ये 1/2 है, ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज में आता है। तो चित्र और चिन्ह ढूंढिएगा, चित्र मिल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेकंड लास्ट और ये हो जाएगा लास्ट।
क्लियर हो गया? इतना बस याद रखिए, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। सबसे पहले होता क्या है इसमें बता दें। सबसे पहले होता है कि जो भी आपके पास है वो अनुभव बताना, यानी एक शाब्दिक प्रश्न वगैरह जो भी अनुभव है वो बताना। उसके बाद उस पर मौखिक रूप से व्याख्या कीजिए। उसके बाद होता है कि मतलब अनुभव बताया आपने, बच्चा कुछ समझा कुछ बताया, उसके बाद मौखिक रूप से उसका व्याख्या कर दिया हमने, उसके बाद चित्र दिखा दिया, उसके बाद चिन्ह हमने बता दिया, बस क्लियर हो गया। अब हम मेरे ख्याल से इस तरह के जब भी प्रश्न, निश्चित रूप से प्रश्न रहते हैं, इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे आप आराम से हल कर पाएंगे। देखिए प्रश्न को आप हल कीजिए। निम्न में से कौन सा क्रम प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा, क्रम बताना है आपको। पहला है इसमें प्रासंगिक स्थितियों के द्वारा एक अनुभव प्रदान कराना। अनुभव प्रदान कराना हमने बताया कि सबसे पहले बताना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास अनुभव है वो प्रदान कराना, तो ये हो जाएगा 1 नंबर। कोई कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन होना चाहिए। दूसरा है स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना। चिन्हों से प्रदर्शित करना यानी ये हो जाएगा चिन्ह, जब भी चिन्ह का चर्चा हो गया तो लास्ट वाला हो जाएगा, कोई 4 है कोई चौथा, ये हो गया। स्थितियों को मौखिक रूप से समझाना, हमने अनुभव प्रदान कर दिया। इसके बाद 2 नंबर पे आ जाता है ये मौखिक रूप से समझाना, 2 नंबर। अब जो बच गया वो 3 नंबर पे है, वैसे देख लेते हैं क्या है। चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना। चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना, ये क्या होता है? सेकंड लास्ट होता है, यानी 3rd नंबर पे आ गया और 4 नंबर पे एकदम आराम से सज गया। अब देखिए कौन सा है पहले, तो पहले आपका आएगा आंसर कौन सा आएगा बाबू? पहला आएगा ए, पहला आएगा आपका ए। देखिए यहाँ पे है ए, यहाँ पे ए है। अगर नहीं भी आता है तो 2 अगर आपको याद है ना, 2 आपको कौन सा याद है? लास्ट में देखिए 2 कौन सा याद है आपको? तो लास्ट में होना चाहिए बी, उससे पहले होना चाहिए क्या? डी, यानी सेकंड लास्ट और ये सबसे लास्ट, अंतिम लास्ट। इस तो चिन्ह लास्ट हो गया, ये चिन्ह हमने देखा और इसको हमने कर दिया लास्ट में, और ये क्या हो गया? चित्र वाला हो गया, ये कर दिया हमने सेकंड लास्ट। यानी डी बी कहाँ है? खोजिए डी बी कहाँ है। एक तो डी बी यहाँ है, डी बी, और कहीं भी ढूंढिएगा डी बी नहीं मिल रहा, नहीं ना मिल रहा बाबू, डी बी नहीं मिल रहा, तो 2 नंबर डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा तो भी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप 30 में से 30 मार्क्स निश्चित रूप से लेके आएँ, इसलिए एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है? सारे क्वेश्चन डील हो रहे हैं आराम से। चलिए, क्यों डरते हैं आप? मैथ हो चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। अब इन्होंने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से पूछ दिया, आप कंफ्यूज हैं आप कि क्या है क्या नहीं है? कुछ नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड हम ढूंढेंगे, काटेंगे और आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से वो मार्क्स मिलेगा। लेकिन केवल एक बात में इंडिकेट करता हुआ हो, ये सारे शब्द मिलेंगे, उसे केवल काटना है। जो महत्वपूर्ण होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लगेगा, उसी को टिक करेंगे और निश्चित रूप से वो मार्क्स मिलेगा। चलिए हम पढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन भी हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या आप भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि हम परिपक्व हैं इसलिए हम क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते। आप उतने परिपक्व नहीं हैं तो बनिए पहले, उसके बाद निश्चित रूप से आपको वो भी देखना नहीं पड़ेगा, देखा टिक किया आगे बढ़े। चलिए, उत्तीर्ण अतुर्ण मतलब पास उस होने की बात हो, परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाने की बात हो, ये सारे निगेटिव वाले वर्ड है। स्मरण करने की बात हो, अंक प्राप्त करने की बात हो, श्रेणी में बांटने की बात हो, ये सारे निगेटिव वर्ड हैं। आपको मैंने बहुत पहले से भी समझाया है और अभी भी समझाते हैं। चलिए देखिए, ये प्रश्न ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय कक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? उत्कृष्ट यानी अच्छा, एक तरह से उत्कृष्ट मतलब क्या, जनरल भाषा में कहिएगा, अच्छा गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ये प्रश्न पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि कहीं यहाँ नहीं शब्द लगा दिया है तो फिर तो आप गलत टिक करके चल जाएंगे। कोई यहाँ क्या लगाया? नहीं शब्द नहीं लगाया है, यानी कौन इसमें सबसे बेहतरीन सा ऑप्शन है उसे हमको टिक करना है, वो भी एनसीईआरटी के अनुसार बोल रहा है। चलिए हम नहीं भी इसको मानते हैं, क्योंकि हमें बेसिक जानकारी बस है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब चलिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखेंगे, चारों ऑप्शन में से जो सही होगा उसी को टिक करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा वह है जिसमें कोई विद्यार्थी अनुत्तीर्ण न हो। हमने बताया कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले यानी पास और फेल वाले जो ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं, हमने देख के काट दिया। चलिए हटाइए इसको। गणित की शिक्षा विद्यार्थियों के विभिन्न कैरियर, जब भी मान लीजिए कोई बच्चा गरीब है और वो पढ़ने आता है, तो हम चाहते हैं कि उसको अच्छा ज्ञान दे दें, ताकि मतलब कोई जो होता है ना व्यवसायिक ज्ञान दे दें ताकि वो जाके अपना कमाए। इस तरह का भी जब भी ऑप्शन आए तो वो गलत होते हैं। तो ये कैरियर से संबंधित आ गया, तो इसे भी हम क्या करते हैं, कैरियर हमने देखा, काटा और हटाया, बच गए 2 ऑप्शन। कोई कन्फ्यूजन
कोई कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन होना चाहिए। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है बाबू मेरा, इस बार समझ लिए ना कि समझिए, झिंगार डालिएगा उसमें, एकदम छोड़ना नहीं है बाबू। इस बार का सीटेट अच्छे मार्क्स लेके आना है। आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है, इस पे आएंगे। और इस आपसे पूछेंगे कि क्यों सही है, नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है, और सही है तो क्यों सही है। चौथा एक बार पढ़ लेते हैं क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर लें बाबू, दोनों ऊपर गलत है, याद रखिएगा। इसको अभी काट देते हैं, 2 बचा हुआ है। चौथा है ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा का सूचक है। यानी इसमें ये जो परीक्षा वगैरह है, इसमें सफलता की बात कर रहा है, तो यही सूचक है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, किसी एक चीज़ को इंडिविजुअल इंडिकेट करने के कारण ये गलत है, दूसरा परीक्षा की चर्चा करने के कारण गलत है, तीसरा सफलता प्राप्त करने की बात करने के कारण ये गलत है। 3-3 4-4 चीज़ इसमें गलत है। ये तीनों निगेटिव वर्ड हैं। सफलता की बात कर रहा है तो इसके कारण गलत है, परीक्षा की बात कर रहा है इसके कारण गलत है, किसी एक चीज़ यानी ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा की ही केवल बात कर रहा है और सब चीज़ों को वास्तविक दुनिया वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये गलत है। ये भी सही हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये मतलब ये है, ये गलत ही ऑप्शन है। ये भी सही हो सकता है। कब? जब 3 ऑप्शन गलत होंगे, तीनों ऑप्शन निगेटिव होंगे, तो ये सही हो सकता है। फिलहाल एक ऑप्शन को हमने छोड़ रखा है और वो सही हो सकता है। कैसे? पढ़िए अब। सभी विद्यार्थी गणित सीख सकें और सभी विद्यार्थियों को गणित सीखने की ज़रूरत है। गणित की आपके लाइफ में ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। आज आप जो पैसे का लेन देन कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, अगर आपको गणित का नॉलेज ही नहीं तो किसी को पैसे का लेन देन कैसे कर सकते हैं? कोई सामान किसी से कैसे खरीद सकते हैं? वो सभी के लिए ज़रूरत है। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो हमको बताइए नेगेटिव है? सभी शब्द जरूरी नहीं है, वो निश्चित रूप से ज़रूरी है, याद रखिएगा। शब्दों को पढ़िए, एकदम पॉजिटिव लगेगा, उसको टिक कीजिए, निश्चित रूप से वो मार्क्स मिलेगा। या 5-6 लाइन का जो लिखा होगा ना लंबा सा, उसे टिक कीजिए, निश्चित रूप से आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं शब्द नहीं लगा होना चाहिए, वो उसमें भी मिलता है। एक एक ट्रिक एक एक शब्द पे डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने अपने छात्रों की गणित की पत्रिका यानी जनरल जो भी गणित की पत्रिका है बनाने के लिए कहा। उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ा सा इन्होंने कन्वर्ट जो किया है, थोड़ा सा दिक्कत वाला कर दिया है। उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए, दैनिक जीवन में जो भी प्रयुक्त की गई गणितीय जो स्थिति है उसको लिखने के लिए कहा है। अब ये क्यों कहा है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, समझ गए। दैनिक जीवन में जो भी गणित की स्थितियां हैं उसको लिखने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया है, जो गणित की पत्रिका है उसमें लिखने के लिए, इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। 4 ऑप्शन ये रहे, बताएं कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा हो सकता है। चलिए, जो भी उत्तर हैं आपके, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, सही कौन सा होगा। एक तो देखा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा एक बड़ा, हो सकता है वो सही हो, लेकिन पढ़ेंगे हम सभी तभी जाएंगे करेक्ट उत्तर पे। आने वाले निरीक्षण के लिए कक्षा को तैयार करना, जिसके कारण ये गलत है, वो भी आने वाले निरीक्षण के कारण, यानी किसी एक चीज़ पे इंडिविजुअल देख रहे हैं इंडिकेट करता हुआ है, जिसके कारण ये क्या है, गलत है, हटा दिया हमने। परिकलनीय कौशल की बात कर रहा है, जिसके कारण मतलब एक कौशल की बात कर रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव है लेकिन हम रोकते हैं इसको। चलिए, लेकिन और भी पढ़ेंगे, लेकिन दैनिक जीवन के कारण, दैनिक जीवन से संबंधित आएगा तो थोड़ा सा मजा आएगा, उससे शब्द रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में दैनिक जीवन है, इसमें भी दैनिक जीवन हम खोजेंगे। चलिए, अगला है, छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव है, अच्छा भी लगा। अगला है, छात्रों की अपनी दैनिक जीवन की समझ को जांचना। अब यहाँ पे ठीक है, सारा चीज़ ठीक है, एक तो इन्होंने अपनी लगा दिया है, दूसरा जांचने की बात कह दिया, जांचने की बात कह दिया, जिसके कारण ये गलत है। एक तो अपनी, ऊपर से जांचना, 2 निगेटिव वर्ड है, जिसके कारण ये गलत है। अपनी नहीं, वास्तविक दुनिया में आपको जाना है, केवल अपनी ही जिंदगी नहीं, सारी चीज़ों को हल करना। जो भी पर्सन आपके पास, बच्चा क्यों पढ़ने आता है, 50 बार आपको बताया है, फिर से बता देते, बच्चा आपके पास इसलिए पढ़ने आता है क्योंकि जब वो वास्तविक दुनिया में जाए, उसके पास जो भी समस्याएं आए उसको वो हल कर सके। इसके लिए अगर किसी को पैसा देना हो को वो हल करके, अगर मैथ पढ़ा रहे को हल करके वो कर सके कि हाँ ये 50 रुपये का सामान है, 50 दिया, 100 का नोट दिया हमने, 50 वो लौटाएंगे।
और ये नोट मिल के मेरे 50 टोटल हुए। कोई ये जो समस्या उसके पास आए तो इस तरह के और भी समस्या हैं, ये हमने उदाहरण दिया तो इसको हल कर पाए, इसलिए वो जाता है आपके विद्यालय में आपसे पढ़ने। याद रखिएगा, अगर इसको याद रखते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा करके आएंगे। फिलहाल इसमें हमने बताया कि जांचने के कारण ये क्या है, गलत है। बाकी सब देखिए, बाकी सब में मतलब 3 नंबर ऑप्शन देखिए, इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड ढूंढ के दिखाइए हमें। छात्रों की सहायता करने की वे कक्षा में गणित का बाहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित से संबंध स्थापित, संबंध कह रहा स्थापित करने के लिए, अब छोटे बच्चे को संबंध स्थापित करने का सिखा रहे हैं इसी समय से, ये क्या क्या है, कितना अच्छी बात है। आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम लगेगा कि एकदम समझिए कि बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक से हल कर रहे हैं। अभी तक 1 या 2 ही क्वेश्चन आपके टफेस्ट से हैं। एक तो वो वाला था जो हमने पढ़ा दिया आपका व्हेन हिले वाला, दूसरा था वो क्रम में लगाने वाला, बाकी सब तो ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है यार। चलिए, गणित केवल अंक गणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, सबसे अच्छा कौन सा है कि गणित केवल अंक गणित नहीं है? कि जाहिर सी बात है इसमें जो भी ऑप्शन होंगे या तो बड़े होंगे, नहीं तो डिस्क्राइब करता हुआ होगा ये चीज़ कि वो केवल अंक गणित नहीं है, यानी उसमें केवल वगैरह वाले जो ऑप्शन आएंगे, किसी एक चीज़ को इंडिविजुअल इंडिकेट करने वाले ऑप्शन आएंगे, वो गलत हो जाएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि एक चीज़ को ये खुद प्रश्न में इंडिकेट कर दिया, केवल अंगणित नहीं है, यानी बहुत सारा चीज़ें हैं ये बताना है। तो प्रश्न समझ गए, अब ऑप्शन को ढूंढिए। चलिए 4 ऑप्शन है। पहला है प्राथमिक स्तर पे केवल, अब यहाँ पे हमें एक शब्द मिल गया केवल, केवल के कारण काट देंगे लेकिन पढ़ लीजिए। केवल ज्यामितीय आकृतियों को, पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए, एक चीज़ पे इंडिकेट करता हुआ है, हटा दिया हमने। अगला है बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है। अब ये देखिए, ये नहीं के कारण भी गलत है। दूसरा, बीज गणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं है, ये भी डिफाइन करके हुए बताया। ये ऑप्शन क्यों डाला गया मुझे नहीं पता, मतलब इससे अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन डाल दिया इन्होंने, इसको हमने हटा दिया। अगला है गणित की पाठ्य पुस्तक में ज्यामिति को एक अलग खंड के रूप में प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इन्होंने अलग प्रस्ताव भी दे दिया, तो ये आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, केवल देख के हटाना होगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहा है ऑप्शन। अब क्या कर रहा है बताइए, इसको अलग हटाने की बात कर रहा, अंतर्निहित नहीं है, केवल यही ज्यामिति पैटर्न को पढ़ाया जाना चाहिए, ये केवल एक चीज़ पे इंडिकेट करता हुआ, ये इसको हटा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको घटा दीजिए, चाहे ऐसा कुछ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि छात्रों को भी आराम मिले, शिक्षकों को आराम मिले, ये सारे ऑप्शन आएंगे, को केवल काट के हटा देना है बाबू, ठीक है ना। आराम नहीं, वो वास्तविक दुनिया में जब जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो इस तरह के हों। अब देखिए ये जो ऑप्शन है, एक तो बड़ा है, चौथा नंबर ऑप्शन देखिए, एक तो बड़ा है, ऊपर से देखिए कितने सारी चीज़ों को जोड़ दिया, अंकगणित नहीं है इसलिए इन्हें सारे चीज़ों का जोड़ दिया। लो पढ़ो क्या क्या है। गणित पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक् संबंधी समझ, मापन, आंकड़ों के प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए, इतने सारी चीज़ों को स्थान दिया जाए। देखा, टिक किया, निश्चित रूप से आपको मार्क्स मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 एक आ गया, और थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन, अगर इसे नहीं भी जानते होंगे तो निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। फिलहाल इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? इसमें से कौन सा अवधारणा है जिसमें डिन्स ब्लॉक का उपयोग? डिन्स ब्लॉक होता क्या है? तो एक ब्लॉक जैसा ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे करके, मतलब एक ब्लॉक होता है, ये 10 आधारीय शायद इसको कहते हैं डिन्स ब्लॉक को, तो ऐसे करके होता है, मतलब ऐसे करके। तो ये डिन्स ब्लॉक जो होता है, इससे कौन सा इसमें से अवधारणा नहीं पढ़ाया जा सकता, ये बताना है। तो देखिएगा कुछ 4 जो ऑप्शन, 3 ऑप्शन जो होंगे एक जैसे होंगे, जैसे में घटाव, जोड़, योग, सॉरी ये योग है यानी जोड़ है, ये घटाव है, एक दोनों एक जैसे मिल रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये मिलेगा तो स्थानीय मान होगा, क्योंकि स्थानीय मान हमेशा जरूरी होता है। जैसे मैं अगर मैं कहूँ 6050 लिखना है, 6050 लिखना है, तो कोई लड़का ऐसे लिख दे, 650 लिख दे, वो ये 650 हुआ, कौन सा इसमें ज्ञान नहीं है का स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, नहीं तो ऐसे लिखता है 650, ठीक है। तो ये अंतर किससे पता चलता है? स्थानीय मान से। और ये संख्याएं और स्थानीय मान है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और घटाना भी है तो स्थानीय मान का ज्ञान है, तभी तो अच्छे से घटा पाएगा वो, नहीं तो कहें कि 70 में से इतना घटाओ, मान लीजिए यहाँ 6 लिख दें या कुछ भी संख्या लिख दें, इसको घटाओ, जब नहीं घटा पाए जाहिर सी बात है कि उसको इसमें से हासिल लेना नहीं आ रहा होगा, स्थानीय मान का ज्ञान नहीं। तो ये जो दो रहेंगे तो वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो योग, घटाव, संख्या और स्थानीय मान, संख्या तो जानते ही क्या है, इसके बाद स्थानीय मान, तीनों एक साथ जुड़ गए। बच क्या गया? तो बच गया आपका प्रायिकता। प्रायिकता क्या होता है? ये ज्ञान नहीं हो सकता है,
हमने कोरिलेटेड कर दिया कि डिन्स ब्लॉक से प्रायिकता का ज्ञान नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं पढ़ाया जा सकता है। प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता में संभावना, एक तरह से देखा जाए संभावना क्या हो सकता है। जैसे कोई सिक्कों को उछाला, कोई हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, क्या आ सकता है, कि ये प्रायिकता शब्द का मतलब निकलता है, ये कि क्या हो सकता है। तो ये अवधारणा नहीं पढ़ाया जा सकता। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा अगला क्वेश्चन ठीक वैसे ही है जो हमने 665 है, 660 वाला जो कहानी या 65 वाला जो हमने कहानी कहा था वही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसको लिखा 665। इस त्रुटि, यह त्रुटि हुई, इस प्रकार की त्रुटि हुई, क्यों हुई? तो जाहिर सी बात है ये तो हमने पढ़ा दिया कि क्यों हुई। 600, मान लीजिए किसी को कहिए 6065 लिखने को, 6065 कैसे लिखेंगे? 6065 ऐसे लिखेंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, काउंट भी करेंगे। जाहिर सी बात है स्थानीय मान का उन्हें ज्ञान नहीं है, तो अगर वो ऐसे लिख देता है तो इकाई, दहाई, सैकड़े में लिख दे, 665 हो गया, ये 6065 ऐसे लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह का त्रुटि क्या है, क्यों हुई है? क्योंकि उसे स्थानीय मान अवधारणा नहीं समझा है। कुछ नहीं करना, देखना है, टिक करना है बाबू, छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। योग की समस्या 234 + 42 को हल करते हुए विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होता। क्या लिखा इन्होंने? 40 होता। तो 40 होता कि जाहिर सी बात है अंतिम अंक क्या हो जाता है, ये 40 होता तो ये 4 ही रह जाता है, इसलिए 74 होता है, या ये होता है। सब में लास्ट में इन्होंने 4 लगा दिया है, ये होता है। परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 + 2 यानी 276 होगा। ये क्या होगा? 276 होगा। आराम से लास्ट वाले अंकों को ये क्या किया है? जोड़ दिया है। इसलिए 234 + 42 276 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए इसको। पहला है, गणित की कक्षा में मौखिक परिकलनीय युक्तियों को हेतु, अब यहाँ पे एक शब्द दे दिया हेतु, उत्साहित करना चाहिए। देखा आपने, काट दिया, बच गए 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन देखिए। इस तरह की प्रणालियों द्वारा हल की गई समस्याओं को ठीक करते हुए एक शिक्षक कार्य बढ़ जाता है। एक शिक्षक का कार्य बढ़ जाना ये दिखा रहा है। बढ़ जाना हमने बोला है आपसे कि जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे, ऑप्शन आएंगे, काट के हटा देना है। शिक्षक का कार्य बढ़ जाए, छात्र का कार्य बढ़ जाए, छात्र को, शिक्षक या छात्र को आराम करना चाहिए, इस तरह का युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो जब भी इस तरह के आएंगे ऑप्शन देख के काट के हटा देना है, क्योंकि आप पढ़ाने के लिए ही जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, ज्ञान अर्जन के लिए जा रहे हैं। तो जब भी इस तरह के हो ना, वो ऑप्शन देख के काट के हटाना है। इस तरह की कलन विधि विद्यार्थी के अवधारणात्मक ज्ञान की सूचक नहीं है। इन्होंने सूचक नहीं है, काट के हटा दिया। अगला, गणित में अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। डायरेक्ट लिख दिया। अब इसमें नेगेटिव कुछ ढूंढ के कोई शब्द दिखाइए हमको, क्यों सही नहीं होगा। ध्यान से कोई भी ऑप्शन जब टिक कीजिए ना, तो ध्यान से सोचिए क्यों सही ये नहीं होगा। सबसे बड़ा ऑप्शन भी है, क्यों सही नहीं होगा बताइए। अब सोच में पड़ जाइएगा सर क्यों नहीं सही होगा। सही, जाहिर सी बात है सही होगा सर, क्योंकि इसमें कुछ निगेटिव ही नहीं दिख रहा। अनौपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक को बच्चे की अवधारणात्मक, सबसे इम्पोर्टेंट ये शब्द जो है पॉजिटिव, वो है अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया। समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पॉजिटिव प्रक्रिया समझने में ये क्या करता है? सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव ढूंढिए, पॉजिटिव टिक कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के साथ उलझन यानी भ्रांति है। उलझन मतलब भ्रांति है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह का भ्रांति है। भ्रांति शब्द याद रखिएगा, भ्रांति मतलब क्या होता है? उलझन। एक तरह से मैंने क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की भ्रांति पैदा कर दे, गलत सही का ये पैदा कर दे। तो वो क्या है? गलत सही का पैदा कर दे, वो क्या है? उलझन या भ्रांति है। तो अब ये कन्फ्यूज हो गया, भागफल और शेषफल शब्दों में उलझन है, भ्रांति है, गलत सही पता ही नहीं चल रहा कि ये भागफल है, ये शेषफल है। छात्रों के इस प्रकार के उलझन दूर करने के लिए कौन सी नीति उपयुक्त होगी? नीचे में नीति लिखा है, कौन सा उपयुक्त होगा ये आपको बताना है। जाहिर सी बात है जो प्रयोग करने वाले होंगे, जो जैसे में हम लोग ईवीएस पढ़ रहे थे, उसमें हमने बताया था कि भ्रमण वाले शब्द सही होते हैं, नाटक वाले शब्द सही होते हैं, व्याख्या वाला गलत होते हैं। तो इसमें भ्रमण की जगह क्या हो सकता है? जो प्रयोग वाली, ऐसे कोई ऑप्शन होगा जो प्रयोग करता हुआ, यानी मैथ का प्रयोग करते हुए। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन हम दे दिए उसको हल कीजिए,
सही उत्तर लिख लीजिए, ये सारे गलत होंगे। सफलता प्राप्त कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, हूबहू उतार लीजिए, ये क्वेश्चन बना लीजिए, 10 बार बनाइए, उत्तर 10 बार लिखिए, तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे तो निगेटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मतलब अभ्यास वगैरह भी निगेटिव होगा, लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन बच्चों के सामने, प्रैक्टिकल यानी एक शाब्दिक एक प्रश्न होता है ना, प्रैक्टिकल तरीके से सारी चीज़ों को देखना समझना, इस तरह के प्रश्न रखा जाता है कि वो निश्चित रूप से सही होते हैं। चलिए दिखा भी देते हैं आपको कौन सा है, इसमें देखते भी हैं कि इसमें दिया है कि नहीं। प्रैक्टिकल एकदम, मतलब मूर्त वगैरह शब्द भी रहेंगे। मूर्त मतलब ठोस, यानी एक होता है मूर्त शब्द, एक होता है अमूर्त शब्द। बार बार मूर्त अमूर्त कह रहे हैं को। अमूर्त जो होता है ये होता है किसी भी घटना के बारे में अमूर्त रूप से सोचना, यानी बैठ के हम सोच रहे हैं घटना कहीं और घटा है, चाहे जो भी चीज़ है, ये अमूर्त हो गया। मूर्त होता है कि फिजिकली रूप से वहाँ आप मौजूद हैं, या कोई ठोस वस्तु है, वस्तु के बारे में चर्चा हो, को मूर्त रूप से क्या होगा, फिजिकली रूप से उसे टच कर सके, पकड़ सके, सारा चीज़ कर सके, वो मूर्त होता है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला, श्यामपट्ट पर शिक्षक के द्वारा अनेक विभाजन समस्याओं को निरूपित करना। हमने बोला श्यामपट्ट वगैरह पे विभाजन वगैरह को करना, ये क्या है, गलत है। छात्रों को कार्यशीट यानी कार्यपत्रक दी जाए, उन्हें उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाए। कार्यशीट दिया, फिर कहा उन्होंने अभ्यास वगैरह करो, ये करो वो करो, थोड़ा सा निगेटिव है, फिर भी हम हटा देते हैं। 2 ऑप्शन और बच गए, तीसरा छोड़ देते हैं, चौथा पढ़ते हैं। भागफल और शेषफल की परिभाषा को कम से कम 20 बार लिखना। अब उसका परिभाषा 20 बार लिखिए, 30 बार लिखिए, उत्तर डायरेक्ट सही 50 बार लिखिए, ये करिए। एक तरह से रटवाने को ये बढ़ावा दिया जा रहा है, को ये देख के काट देना है आपको। इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, देखना है, काटना है। अब बच गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ भी लीजिए, सबसे बड़ा ऑप्शन भी है, मैंने बताया ट्रिक आपको, सबसे बड़ा ऑप्शन होगा। नहीं सब नहीं लगा आपको, नहीं समझ में आएगा तो उसको टिक कीजिएगा। चलिए, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं। उनसे क्या करें, भिन्न प्रकार के समूह बनाएं, समूहों की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। अब यहाँ पे देखिए, करके एक शब्द आता है ना, करके सीखना। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, करके सीख रहा है। एक प्रैक्टिकल वर्क आपको दिया गया, करके सीखने वाला वर्क दिया गया। ऐसा नहीं कि श्यामपुट पे क्वेश्चन लिखा गया, यहाँ लिख के बना लिया। कोई ये करके सीख रहा है, वो करके सीखने का मतलब कोई चीज़ें वहाँ पे रख दी गई, उसको हाथ से इधर उधर करके सीख रहा है। कितना बेहतरीन सा उपाय है। इसमें कोई भी शब्द निगेटिव ढूंढ के दिखाइए हमको, कमेंट सेक्शन में लिखें निगेटिव है कि नहीं। लग रहा है ना कि मैथ बहुत आसान है, मैथ का पेडागोजी जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मतलब समझिए कि उसको फोड़ दूंगा। वैसे ही आपको भी फोड़ना है सीटेट का जो भी एग्ज़ाम है, उसमें छोड़ना नहीं है कोई भी सेक्शन हो। ईवीएस में पढ़ा रहा हूँ, ईवीएस में फोड़ दीजिएगा, चिंता मत कीजिए। थोड़ा चल रहा है, थ्योरेटिकल चल रहा है, इसलिए चल रहा है, वो लगातार चल रहा है, वो देख लीजिए पूरा। उसके बाद कोशिश करूँगा कि हिंदी वगैरह सारा चीज़ पढ़ाऊँ। फिलहाल अभी चला रहा हूँ मैथ का। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सर आप पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। संस्कृत छोड़ के, मैं सेकंड लैंग्वेज छोड़ के सारा मैं क्लियर करा दूँगा आपका। आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्लियर हो गया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं। अब यहाँ पे कहिएगा सर समूह बनाने की बात कर रहे हैं, अरे भी ये इंसानों की समूह नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ सीखना पड़ेगा ना, समूह वगैरह बनाना बच्चों को सीखना पड़ेगा। इंसानों को वर्गीकृत नहीं करना। क्यों नहीं करना है, क्योंकि द्वंद्व पैदा होता है। इससे क्या होता है ना, झगड़ा हो जाएगा। अरे तुम बी सेक्टर में, हम ए सेक्टर में हैं, तुम डी आओ दे कोई में, हो गया। अब जो नीचे वाला वो मुँह लटका लेगा, उसके घर वाले भेजेंगे आपके स्कूल में, प्राइवेट स्कूल है आपका तो। चलिए, सबके उत्तर हैं बाबू, टाइम लगता है लेकिन सबके उत्तर हैं। चलिए अगला है, निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, और आज योगात्मक मूल्यांकन आपको पढ़ा देते हैं। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, 2 शब्द आते हैं, योगात्मक और एक संरचनात्मक, या उसको कहा जाता है निर्माणात्मक। लिख लीजिए, संरचनात्मक हो या निर्माणात्मक हो, तो ये दोनों शब्द जो है संरचनात्मक और निर्माणात्मक एक ही शब्द है। याद रखिए, संरचना में क्या हुआ, किसी चीज़ का निर्माण करना, ये इसलिए लिखता है संरचनात्मक और निर्माणात्मक। संरचनात्मक और निर्माणात्मक क्या होता है ना, किसी चीज़ का संरचना करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, एक शब्द में समझ गए। तो जब भी इससे संबंधित प्रश्न आए तो समझिए कि क्लासरूम में कोई शिक्षक करा रहा है संरचनात्मक मूल्यांकन वगैरह में, जब भी आए तो संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन, यानी बच्चे में क्लासरूम के दौरान वो क्वेश्चन पूछेगा, सारा चीज़ प्रोसेस करेगा और उसी में वो निदान वगैरह भी कर लेगा। क्योंकि क्लासरूम में हम आपके साथ पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप में कोई कमी हमको दिखेगा, जाहिर सी बात निदान
निदान कर लेंगे। तो ये हो गया संरचनात्मक। कब होता है? क्लासरूम में होता है, ठीक है, क्लासरूम में मूल्यांकन वगैरह सारा चीज़ कर लेते हैं। अब आते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जैसे मैं अभी, आप दूसरे क्लास में आप जाना चाहते हैं, जैसे 9th में है तो वार्षिक परीक्षा हम कराते हैं, तभी तो आपको अगले क्लास में जाने के लिए देते हैं। तो जब भी रचनात्मक मूल्यांकन, जब भी योगात्मक मूल्यांकन की चर्चा हो, जब भी इसकी चर्चा हो, योगात्मक मूल्यांकन, एक बार अंग्रेजी भी इसका देख लीजिए क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, समेटिव असेसमेंट। जब भी इसकी चर्चा हो तो समझ लीजिए कि ये योगात्मक मूल्यांकन क्या है, तो समझ जाइए कि बोर्ड परीक्षा, जैसे मैट्रिक बोर्ड होता है ना, कि बोर्ड परीक्षा समझ जाइए कि अंतिम में हुआ, 10वीं में पढ़े रहते, 11वीं में एडमिशन कराने के लिए मैट्रिक बोर्ड था, उसका परीक्षा हम देने जा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड से हमको कोई लेना देना नहीं है, वार्षिक परीक्षा से लेना है। वार्षिक परीक्षा हुआ और 11वां में मेरा एडमिशन होगा, को अंतिम में है, वहाँ पे कोई निदान नहीं कर सकते हैं, यानी वहाँ पे आप बच्चों में कुछ सुधार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप उनको ग्रेडिंग दे देते हैं, उनको मार्क्स दे देते हैं, जो भी है वो दे देते हैं, जैसे भी बांटना है मतलब उस तरह का बांट देते हैं, लेकिन इसमें कोई निदान आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आएगा? बस वही है योगात्मक मूल्यांकन, कुछ समझना ही नहीं है, विशेषता नहीं है। बताइए, कोई ये सत्र के अंत होने वाली परीक्षा है, जाहिर सी बात है योगात्मक मूल्यांकन हुई है तो सत्र के अंत में होता है परीक्षा, यानी सत्र आपका समाप्त हो गया, लास्ट में हमने आपका परीक्षा लिया, आपको बता दिया कि आप फेल हैं कि पास है, जो भी है, और आगे क्लास में आपको जाना है कि नहीं जाना है। तो ये हो गया जो सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा। इसका उपयोग श्रेणी, कक्षाोन्नति, स्थापन में होता है, श्रेणीक्रम करने में या कक्षाोन्नति करने में या स्थापन में होता है। और एक है, यह उत्पादन अनुकूलन है, न कि प्रक्रिया अनुकूलन। याद रखिए, प्रक्रिया में प्रोसेस अनुकूलन नहीं है, यानी प्रोसेस में ये नहीं होता है। प्रोसेस में वो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। योगात्मक क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। ये उत्पादन है, यानी लास्ट में हमने उत्पादन जो करते हैं ना, कि लास्ट में प्रोडक्शन बन जाता है, यानी लास्ट में हमने उत्पाद कोई बना दिया, तो बीच का तो था नहीं, लास्ट में हमने बना दिया, वो खराब हो चाहे बढ़िया हो, लास्ट में पता चलेगा, वही उत्पादन अनुकूलन है। क्लियर हो गया? लास्ट में हमने जो भी चीज़ें, यानी परीक्षा देने के बाद कुछ होगा, फर्स्ट डिवीजन आया चाहे सेकंड डिवीजन आया, वही लेके ज़िंदगी को झेलना है, ठीक है ना। वही चीज़ है ये योगात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पे बच किया जाता है, कोई ये निदान करने वाला बच जाता है, निदान करने वाला इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है योगात्मक मूल्यांकन का विशेषता नहीं है, ये छात्रों के सामर्थ्य और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित, निदान करने पर केंद्रित है, जिसके कारण ये गलत है। वो कौन सा होगा? निदान वही निर्माणात्मक हो जाएगा आपका या रचनात्मक हो जाएगा, वही मूल्यांकन पे ये सही है, करेक्ट। कोई भी कन्फ्यूजन, नो कन्फ्यूजन। मुझे लगता है कि एकदम अगले एग्जाम में तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? गणित पढ़ाने का सर्वाधिक यानी सबसे अच्छा वांछनीय गुण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, चलिए थोड़ा सा दिख जाए, चलिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करें और छात्रों को स्मरण। अब यहाँ पे आपने स्मरण देखा, ऑप्शन काटा, आगे बढ़ेंगे। अर्थपूर्ण, अब यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्द लगाया तो थोड़ा सा रुकेंगे, अगला प्रश्न पढ़ लेंगे, क्योंकि अर्थपूर्ण वगैरह और धारणात्मक वगैरह ये सारे ऑप्शन आते हैं, तो समझिए कि थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि यहाँ रुक जाते हैं, अगले को देखते हैं। छात्रों को निर्देश दें। अब निर्देश देने के कारण ये गलत है, आगे पढ़ते हैं। वे प्रश्नों को हल पाठ्यपुस्तक में हल किए गए, मतलब जो भी पाठ्यपुस्तक में हल किए गए प्रतिमान प्रश्न जैसा करें। देखिए क्या, छात्रों को निर्देश दे कि वे प्रश्न का हल, जो भी प्रश्न है उसका हल कैसे करें, तो पाठ्यपुस्तक में हल किए प्रतिमान प्रश्न जैसा करें। ये होता है जनरल में, जैसे मैं कोई एग्जाम्पल दे दिया गया है किताब में और उसी के आधार पे प्रश्न दे दिया गया, तो टीचर क्या करते हैं, जनरली कहते हैं, अरे उदाहरण दिया ना, देखो ना उसी तरीके से ये भी हल होगा, देख के हल कर लो। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान हो जाएगी, फिर जो चीज़ लिखा होगा आपके पास क्यों आएगा, वास्तविक तो कुछ ज्ञान नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन जब भी मिलेंगे देख के काट देना है। छात्रों से कहें कि वह श्याम प्रश्नों को श्यामपट पे हल करें। ये श्यामपट पे हल करना, यहाँ हल करना, वहाँ हल करना, हूबहू उतार लेना, देख के काट के हटा देना। यहाँ पे अर्थपूर्ण के कारण हम रुके हुए थे। देखिए 3 है, तीनों काट के हटा दिए, जो बच गया करेक्ट आंसर होगा। लेकिन पढ़िए, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण, यहाँ निर्माण के कारण भी सही है, उनके छात्रों के सामने रखना। उतना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रश्न की चर्चा है, लेकिन क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है, इसलिए प्रश्न डालना इनका जरूरी है। अर्थपूर्ण चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना, उतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जब सब निगेटिव है तो उसमें ढूंढिए कि कौन सा पॉजिटिव हो सकता है। अर्थपूर्ण हमने देखा, निर्माण करने की चर्चा हो रहा है, ये हमने देखा, इसलिए करेक्ट है। इससे भी बेहतरीन ऑप्शन दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन इसमें अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण कौन हो सकता है तो ये हो सकता है। क्लियर हो गया, ढूंढिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण। अब इसमें आप कहिए सिर्फ प्रश्न के कारण ये गलत है, हम ही मानते हैं चुनौतीपूर्ण के कारण ये निगेटिव है, लेकिन तो यहाँ
पॉजिटिव है, बाकी सब में स्मरण देख के हमने बताया काट देना है। अब ये हल करने की बात कर रहा है, अब किताबी में है तो आपके पास क्यों आएगा, जाहिर सी बात ये गलत है। अब सैमपट पे देख के उतारने की बात कर रहा है, जाहिर सी बात ये गलत है। ये प्रश्नों को हल करने, सैमपट पे हल करने की बात कर रहा है, तो ये सब ऑप्शन गलत है। ये हेजिटेशन दूर करने के लिए किया जा सकता है, तो वो तो घर पे भी कर सकता है, माता पिता को बैठा के कर सकता है, आपके पास क्यों आएगा। तो ये सारे आप कराते हैं, लेकिन ये सब ऑप्शन जब भी CBSE के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें गलत होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 57 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये ठीक से नहीं दिया गया, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे देख लूँ। हिंदी में देख लीजिए, पहला भ्रांति है, दूसरा प्रदर्शन है, और तीसरा अनुमान है, और चौथा तुलना है। तो अगर इस तरह के प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले देखिए इसमें से कौन सा हो सकता है। जैसे में प्रदर्शन मतलब कहीं पे प्रदर्शित किया गया हो, तो ये वाला ऑप्शन है, ये प्रदर्शन से संबंधित है, यानी दूसरा प्रदर्शन है, कोई ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा। बस इसी को देख लीजिएगा तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। तो बी का आपका क्या है, बी का आपका 1 नंबर है, बी का आपका 1 नंबर है, बी का 1 2 ऑप्शन सही है, बी का 1 है और ये भी 1 है। अगला देख लीजिए, भ्रांति समझते हैं, यानी उलझन पैदा करना, उलझन वगैरह कौन होगा, तो पहला भ्रांति था ऑप्शन, यहाँ देख लीजिए पहला क्या था, भ्रांति था। तो इसमें जब भ्रांति दिया है तो भ्रांति किसके साथ जा सकता है, को भ्रांति जा सकता है जो कन्फ्यूजन वाला हो, को भ्रांति वाला इसके साथ जा रहा है। और जब भी ये करना हो, इसका हिंदी देख लीजिए क्या है, इसका है तुलना करने वाला, तो तुलना करने वाला होगा, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है वही तो तुलना करेगा, तो तुलना करने वाला इसके साथ जाएगा। क्लियर तो हो गया। जब भ्रांति वाला इसके साथ चला गया, क्योंकि इसको जोड़ के बट्टा वगैरह जोड़ के निकालिएगा। अब देखिए लिखा क्या है, क्यों भ्रांति वाला हो रहा है, इधर लिखा है 2/3 प्लस लिखा है 3/4, इधर कर दिया 5/7। अब भ्रांति पैदा हुआ कि नहीं, उलझन पैदा हुआ कि नहीं, इसको क्या कहिए, जोड़ दिया डायरेक्ट, जबकि हम जानते हैं इसका एलसीएम निकाल के करते, 4 का 12, यहाँ 12 होना चाहिए। तो इस तरह का जब बना रहा है तो थोड़ा सा भ्रांति पैदा होता है, तो इसके कारण ये वाला ऊपर वाला इसके साथ गया, ये क्या हो रहा है, तुलना कर रहा है। और ये वाला क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पे प्रदर्शन किया, 3/2 हमने प्रदर्शन किया, और जो बच गया ना ये वाला इस पे होगा। ये क्या होगा, तो ये अनुमान से संबंधित है, क्योंकि 48 गुणे क्या है, 48 गुणे 52 है, तो इसको हम 50 कर सकते हैं और इसको भी 50 कर सकते हैं। 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 52 में से 2 घटा देंगे तो 50 होगा, तो 50-25 यानी 2500 हो जाएगा। अब वही यहाँ पे देखिएगा तो ये अनुमान से संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला अनुमान से संबंधित, तो यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर जो भी हो आप देख लीजिए कौन सा है, क्योंकि ये फिर से मैं सजाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं सजा भी देता हूँ। बी का 1 है, ए का 3 है, बी का 1, बी का 1, बी का 1 है, ए का 3, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए में ये 4 है। 4 आपका कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा अनुमान वाले में, 3 में 4, यही करेक्ट आंसर है, 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ 4 चीज़ें आप समझ गए, अनुमान, तुलना और प्रदर्शन और भ्रांति, ये समझ भी जरूरी है, नहीं तो फिर रिवीजन करके देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसे कि मैंने एक शाब्दिक समस्या बच्चों के सामने उन्होंने रखा। शाब्दिक समस्या का उदाहरण कौन सा है ये भी पूछा गया है, तो देख लीजिए कौन सा उदाहरण है। एक परिवार के 4 सदस्य हैं, यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटी की आवश्यकता होगी, ये उन्होंने पूछा। अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का उद्देश्य, क्यों इस तरह का प्रश्न रखा कि एक परिवार में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता होगी, टोटल कितनी रोटी चाहिए बताइए। तो ये इन्होंने क्यों पूछा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। पहला, बच्चों का संचारण कौशल में वृद्धि करना। संचारण कौशल में वृद्धि करने की बात हो गया। यहाँ निगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा उतना पॉजिटिव भी नहीं है। 4 और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। गणित 2 नंबर छोड़ देते हैं। गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना। समाकलन और भाषा की कक्षा का समाकलन की बात करें, थोड़ा सा दिक्कत वाला आ गया, काट के हटा दी, क्योंकि उन्होंने वास्तविक दुनिया से कुछ चीज़ें लेके आई हैं और वो क्वेश्चन रखी। छात्रों को केवल के कारण ये गलत है। छात्रों में केवल गणितीय भाषा को विकसित करने का ध्यान केंद्रित के कारण ये क्या है, गलत है। अब 2 नंबर देख लीजिए, 2 ऐसे ही काट दिए, 2 बच गया, दोनों को देखेंगे। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं के संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, जाहिर सी बात है जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या वास्तविक दुनिया का नहीं है, वास्तविक जीवन का नहीं है। एक परिवार के 4 सदस्य ये होता है, यदि प्रत्येक सदस्य
को दोपहर में खाने की 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटी की आवश्यकता होगी। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 गुणे 3 बराबर कितना हो सकता है, कि ये तो नहीं हुआ आपका वास्तविक जीवन से संबंधित। वास्तविक जीवन से संबंधित इस तरह का होगा कि इतनी रोटी खाती है, फिर कितना रोटी देना पड़ेगा। अब रोटी आप बनाती होंगी, चाहे देखती होंगी, तो आपको पता चला हाँ इतनी रोटी हम देते थे, इतना घर में थे तो ये खाते थे, पापा 2 रोटी खाते हैं, ये इतना रोटी खाते हैं, सब लोग 3-3 रोटी खाते हैं, तो इतना हमको देना पड़ेगा। कोई ये क्या हुआ, वास्तविक जीवन की परिस्थिति से संबंधित है। ये वास्तविक जीवन से परिस्थिति से संबंधित इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है जब बड़ी हो जाए और पता चले कि आपके घर में 4 लोग हैं और चारों को 3-3 रोटी चाहिए दोपहर में। बाबू सुन लो, 3-3 रोटी बना दो। अब आपको मैथ आता ही नहीं, वास्तविक जीवन की समस्या आ गया। अब कितनी रोटी चाहिए, अब आप कंफ्यूज हैं कितना रोटी बनाए। बोल रहे हैं कि 4 व्यक्ति है, सबको 3-3 रोटी खाना है, दोपहर वाले भोजन में 3-3 रोटी खाना है, कितना रोटी बनाए, कितना रोटी बनाए। कोई ये समस्या को हल करने के लिए ही आप स्कूल में जाते हैं। कोई ये समस्या किस तरह का हुआ, वास्तविक जीवन से संबंधित। कुछ करना ही नहीं है बाबू, देखना है, टिक करना। मैं 5 घंटा बोलूँगा ना तो इसमें बोलता रह जाऊँगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। ये आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 60 आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की प्रकृति के अनुसार कौन सा सही है। कॉम्बिनेशन देखिए कि या तो तीनों सही है, नहीं तो 2 सही होगा, याद रखिए। अब इसमें से एक हटेगा और नहीं तो तीनों सही होगा, या तो एक हटेगा नहीं तो तीनों सही होगा। देखते हैं कौन सा है। को निम्न में से ये भी ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते। निम्न में से कौन सी गणित की प्रकृति के अनुसार सही है। गणित की अपनी एक भाषा है, चलिए भाषा मानते हैं कि है। अगला है, किसी भी गणितीय समस्या को केवल एक ही हल होता है। ये तो गलत हो गया। किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, ऐसा नहीं होता है। किसी भी गणितीय समस्या का सिर्फ एक ही हल नहीं होता है। तो ये जब भी आएगा इस तरह का ना, केवल शब्द आया, आपने इसको हटाया। ऐसे भी हमने बताया शॉर्ट टिक में केवल देखिए, हटाइए, हट गया, बच गया। 2 को देख के ही टिक कर देना। एसी जहाँ होगा वो सही होगा, एसी यहाँ सही होगा, क्योंकि ये 2 का कॉम्बिनेशन है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। या तो तीनों सही होता है ना, कि 2 सही होता है। तो एक हटा ही दिया कि 2 ही सही होगा, एसी सही होगा। गणित की अब ये समझ भी लीजिए, गणित की जो प्रकृति होती है कि गणित की अपनी भाषा है। गणितीय अवधारणाएँ जो होती है अमूर्त होती हैं। मूर्त भी समझा दिया। ये गणितीय अवधारणाएँ जो होती है अमूर्त होती है, यानी उसको समझ के हल करना। जैसे शाब्दिक प्रश्न जो किया गया था, शाब्दिक मतलब शब्दों द्वारा हमने प्रश्न को रखा, तो ये अमूर्त हुआ ना, क्योंकि सारी चीज़ें सामने तो है नहीं। अब हमने पूछा तो आप माइंड में सोच के उसका उत्तर दीजिएगा, तो ये अमूर्त होता है। क्योंकि गणितीय अवधारणाएं क्या होती है, अमूर्त होती हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलें। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और इसको कंटिन्यू किया जाए, क्या किया जाएगा ये भी बताइएगा। शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अगला है दृश्यकरण और प्रदर्शन। जो भी दृश्यकरण है, जो भी प्रदर्शन है, दृश्यकरण में दृश्य वगैरह दिखाना, प्रदर्शन में प्रदर्शित करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं, यानी प्राथमिक स्तर पे शिक्षण में सुनिश्चित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। क्यों है ये। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब चलिए नीचे से पढ़ते हैं। ये शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं, गलत हो गया। शिक्षक के काम को, छात्र के काम को आसान बनाते हैं। छात्र नहीं, शिक्षक ही देगा मेरे ख्याल से। छात्र को इसलिए नहीं देगा, छात्रों को केंद्र में होता है, को उनका काम तो कोई है नहीं। तो जब भी शिक्षक से संबंधित काम को आसान बनाना, ये सारे ऑप्शन आएंगे, देख के काट के हटा देना है। गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र आ गया, काटा हमने, हटाया। प्राथमिक स्तर पे केवल शब्द आया, हटाया, जो बच गया करेक्ट आंसर है। उच्च गणित में बीजगणितीय और ज्यामितीय को पढ़ाने के लिए ये निहितार्थ है। उतना बेहतरीन सा ऑप्शन आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन तो भी सही है, क्योंकि ये तीनों गलत है। यहाँ पे हमने केवल देखा, काटा, यहाँ मात्र देखा, काटा, मात्र, यही एक तरीका है जिसके कारण ये गलत है। अब शिक्षक के काम को आसान बनाते हैं, इसका मतलब वो घर पे रहेंगे, घर ही पे रह के ऑनलाइन पढ़ा देंगे तो और आसान हो जाएगा। क्यों नहीं है सर, नहीं भी पढ़ाएंगे तो और आसान होगा। उनके घर पे सरकार हमेशा पर मंथ सैलरी भेजती रहे और वो पढ़ाए नहीं, तो इससे आसान और काम क्या हो सकता है। इससे बढ़िया वो नौकरी छोड़ के भूखे मरे तो और आसान हो जाएगा। बोले ही नहीं, खाए भी नहीं। तो ये जब भी ऑप्शन आएगा ना, तो इस तरह से कोरिलेटेड समझ जाइएगा और उसको काट के हटा दीजिएगा। ज़रूरी है कि जो भी बच्चे आते हैं, जो भी नहीं, सारे बच्चे जो पढ़ने आते हैं, सभी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सभी का। हमने एक प्रश्न हल कर रहे थे, वहाँ पे हमने दिखाया शायद नहीं था, वहाँ सभी शब्द लगा हुआ था। मैं एक बार और दिखा देता हूँ ना, जिसको हमने सही किया था वहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग में सभी लिखा हुआ था। वो चीज़ पे हमने डिनोट आपको नहीं किया था, लेकिन एक बार उसको देख लीजिए, सभी वाला। और एक क्वेश्चन भी आपसे पूछ देते हैं,
ताकि पता चले कि यहाँ तक आपने देखा है तो कैसा लगा वीडियो, तो ये भी हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो था ना, ये सभी तो सभी की चर्चा की जा रही है, यहाँ पे भी सभी, ये पॉजिटिव वर्ड है, सभी याद रखिएगा पॉजिटिव वर्ड है। एक प्रश्न आपको दे देते ताकि पता चले कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है। एक मैथ का ही क्वेश्चन दे देते हैं, यानी 45 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये लंबा सा है। इसका हल आप ये भी छोड़ दीजिए, अगली संख्या बताएं। इसका क्या, कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका कौन सा हल हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर आपको दिखा दें, क्वेश्चन नंबर है आपका 43 नंबर क्वेश्चन का हल क्या हो सकता है, 43 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा, ये सीरीज़ कंटिन्यू किया जाए कि क्या किया जाए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा वॉइस यहाँ मिलेगा जब भी बनाएंगे तो, क्योंकि दिक्कत है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा अपनी तरफ से कि सर का मजबूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।